Hello everyone, welcome to my channel. So today we are starting off with the topic 2.3 sued by a third party to a contract. So let's get started. Though under the Indian Contract Act 1872, the consideration for an agreement may proceed from a third party, the third party cannot sue on contract. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में किसी भी एग्रीमेंट के लिए जो कंसिडरेशन है वो थर्ड पार्टी से आ सकती है, बट लेकिन कोई भी थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सू नहीं कर सकती है, यानी कि उन पर केस नहीं कर सकती है. ओनली अ पर्सन हु इज पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन sue ऑन इट. जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में है सिर्फ वही उनके ऊपर केस कर सकते हैं. एग्जाम्पल 13. P, who is indebted to Q, sells his property to R and R promises to pay off the debt amount to Q. If R fails to pay, then in such situation Q has no right to sue as R is a stranger to a contract. So P जिसके पास Q का उधार है, उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है R को और R कहता है कि वो उसके बेसिस पर यानी कि उसके बिहाफ पर उसका पैसा पे करेगा. तो अगर बाद में R Q को पैसा नहीं देता है P का, तो जो Q है वो R को सू नहीं कर सकता है. ठीक है, बिकॉज वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं. पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ P एंड Q है. P ने अपनी प्रॉपर्टी R को बेची है और R ने सिर्फ प्रॉमिस करा है, बट Q R के ऊपर प्रॉमिस या फिर केस नहीं कर सकता है क्योंकि वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. The aforesaid rule that stranger to a contract cannot sue is known as doctrine of privity of contract. So this is the most important doctrine of privity of contract in this chapter कि कोई भी stranger party to contract के ऊपर केस नहीं कर सकता है. इसी रूल को हम doctrine of privity of contract कहते हैं. Is however subject to certain exceptions. लेकिन इस doctrine के और इस rule के कुछ exceptions हैं. In other words, even a stranger to a contract may enforce a claim in the following cases. तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट होने ना के बावजूद भी जो स्ट्रेंजर है वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस कर सकता है. तो अब हम वो सर्कमस्टांसेस को देखते हैं. In a case of trust, a beneficiary can enforce his right under the trust though he was not party to a contract between the settler and the trustee. तो अगर ट्रस्ट के बीच पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि मेरे बीच में और मेरे भाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं उसके अपने भाई के बच्चे की देखरेख करूंगी, और वो बेनिफिशियरी है, जो वो चिल्ड्रन है मेरे भाई का, वो बेनिफिशियरी है. तो अगर वो चाहता है तो मेरे ऊपर केस कर सकता है अगर मैं उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करती हूँ. The next case says in the case of a family settlement. फैमिली सेटलमेंट की केस में भी अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी दो जनों के बीच में है तो भी कोई केस थर्ड पार्टी कर सकती है. If the terms of the settlement are reduced into writing, the members of family who originally had not been parties to settlement may enforce the agreement. तो फैमिली सेटलमेंट के केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है तो जो मेंबर्स हैं अगर उनकी इजाज़त के बिना या उनके रूल्स या उनके डिस्कशंस के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है तो उनके पास ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को सू कर सकती हैं, उनके ऊपर वो केस कर सकती हैं और अपना राइट क्लेम कर सकती हैं. Two brothers X and Y agreed to pay an allowance of ₹20,000 to mother on partition of joint properties. दो भाई हैं X और Y जिन्होंने कहा है कि वो पार्टीशन के बाद रोज मतलब एक मंथली पीरियड पर या फिर एक टाइम पीरियड पर अपनी मदर को अलाउंस देंगे ₹20,000 की. बट लेटर दे डिनाइड टू अबाइड बाय इट. लेकिन बाद में उन्होंने वो अलाउंस देनी बंद कर दी. Held their mother, although stranger to contract, can require their sons for such allowance in the court of law. Held जो मदर है उन बेटों की X और Y की, वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट X और Y के बीच में बना था, बट स्टिल दिस इज अ केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट. उनके बीच में रिलेशंस हैं तो वो अपने बेटों के ऊपर केस कर सकती हैं. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इन द केस ऑफ सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट्स. A provision may be made for the benefit of a person. He may file the suit that he is not a party to the contract. कुछ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स के बीच में भी जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है उनके ऊपर कोई थर्ड पार्टी केस कर सकती है. कैसे, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मिस्टर एक्स वाइफ डिजर्टेड हिम फॉर इल ट्रीटिंग हर. मिस्टर एक्स की जो वाइफ हैं उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं. मिस्टर एक्स प्रॉमिस हिज वाइफ्स फादर मिस्टर पुरी दैट ही विल ट्रीट हर प्रॉपर्टी और एल्स पे हर मंथली अलाउंस. मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ के जो फादर हैं उनसे ये कहा कि वो उनकी बेटी को अच्छे से ट्रीट करेंगे और अगर नहीं कर पाते हैं तो वो उन्हें एक मंथली अलाउंस देंगे. बट शी वॉज अगेन इल ट्रीटेड बाय हर हस्बैंड. लेकिन उन्होंने फिर उन्हें इल ट्रीटेड यानी कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा. हेल्ड शी हैज ऑल राइट टू स्यू मिस्टर एक्स अगेंस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर पुरी इवन दो शी वॉज स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन जब वो उन्होंने उनके हस्बैंड ने इल ट्रीट करा तो वो अपने हस्बैंड के ऊपर केस कर सकती हैं
ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो उनके पापा के और उनके हस्बैंड के बीच में हुआ था, बट स्टिल शी इज इन अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, शी इन अ सर्टेन अरेंजमेंट जिसमें वो अपने हस्बैंड के ऊपर केस कर सकती हैं. The next point says, in the case of assignment of a contract, when the benefit under a contract has been assigned, the assignee can enforce the contract, but such assignment should not involve any personal skill. अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की असाइनमेंट दी गई है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप मेरा घर बनाएंगे 2 साल के अंदर, ठीक है. आप वो घर नहीं बना पाते हैं 2 साल के अंदर और 1 साल बाद ही आप कह देते हैं कि मैं अपना ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है. आपने जिसको ट्रांसफर करा मैंने उनको पैसा नहीं दिया, ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्ट किसकी, पहले वाले कॉन्ट्रैक्टर और मेरे बीच में था. उसने जब ट्रांसफर कर दिया और अगर मैं उसे पैसा नहीं देती हूँ तो भी वो मेरे ऊपर केस कर सकता है, और द कॉन्ट्रैक्ट जो था वो पहले वाले कॉन्ट्रैक्टर और मेरे बीच में था, ठीक है. सो लेकिन कोई भी असाइनमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी से पेंटिंग बनाने को कहा है और अगर वो उसे ट्रांसफर कर देता है कि किसी दूसरे पेंटर से मैं आपकी पेंटिंग बनवा दूंगा, सो दैट इज द यूज ऑफ सम पर्सनल स्किल कॉन्ट्रैक्ट. तो पर्सनल स्किल के कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा ट्रांसफरमेंट और असाइनमेंट नहीं चलता है कॉन्ट्रैक्ट्स का. The next point says acknowledgement or estoppel, where the promisor by his conduct acknowledges himself as an agent of the third party. It would result in a binding obligation toward third party. जब promisor, that is the offerer, अपनी knowledge में और अपने पूरे होशो आवाज में अपने आप को एजेंट बताता है थर्ड पार्टी का, तो वो उसकी ऑब्लिगेशन के लिए क्या कहते हैं, लाइबल हो जाता है, ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको किसी चीज का ऑफर दिया और मैं ये कहती हूँ कि ये ऑफर तो मैंने आपको दिया है लेकिन मैं किसी की एजेंट हूँ, तो मैं जिसकी एजेंट हूँ वो भी एक पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी. और अगर वो आपके ऊपर केस करती है, क्योंकि वो मेरे प्रिंसिपल हैं, तो अगर मेरा प्रिंसिपल आपके ऊपर केस करता है तो भी वो वैलिड है, बिकॉज इसमें थर्ड पार्टी को मैंने एक एज अ प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप के बीच में बताया है. If L gives to M rupees 20,000 to be given to N, and M informs the N that he is holding the money for him, but afterward M refuses to pay the money and will be entitled to recover the same from the former, that is M. तो ये वही सिंपल केस है जिसमें एजेंट और प्रिंसिपल की रिलेशनशिप बताकर थर्ड पार्टी किसी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस कर सकती है. नेक्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ कन्वेनेंट रनिंग विद द लैंड, the person who purchases land with notice, the owner of the land is bound by certain duties affecting land. The covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller. तो इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हुआ क्या था कि एक लैंड का जो ओनर है उन्होंने उस लैंड को लीज पर दे रखा था. एज इन से फॉर द सिंप्लिसिटी वी में से दैट उसने वो लैंड जो लैंड था वो रेंट पे दे रखा था. अब रेंट पे जो इंसान रह रहा था उसके पास एक दिन ऑफिसर्स आते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल्स आते हैं और कहते हैं कि इस घर पे बहुत सालों से टैक्स नहीं दिया गया है, तो या तो आप अभी टैक्स पे कीजिए वरना हम इस घर को सील कर रहे हैं और आपको खाली करना पड़ेगा. तो अब जब उसने उसके ओनर को कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो वो आउट ऑफ रीच था, तो उसने कहा कि फॉर द इंस्टेंट मैं टैक्स पे कर देता हूँ, बट बाद में ये जो टैक्स मैंने पे करा है इसकी लायबिलिटी ओनर के पास शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है. तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो इसमें जो थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, जो ओनर थे और टैक्स अथॉरिटीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, बट पे किसने करा, पे करा जो वहां पे रह रहे थे, जो रेंटल पर्सन थे उन्होंने उसे पे करा. तो स्टिल अगर वो केस कर देते हैं ओनर के ऊपर, अगर वो उन्हें पैसा नहीं देते हैं तो भी वो एक वैलिड माना जाएगा, वैलिड केस माना जाएगा, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ कन्वेनेंट रनिंग विद द लैंड. The next point says contract entered into through an agent. The principal can enforce the contracts entered by his agent where the agent has acted within the scope of its authority and in the name of प्रिंसिपल, ठीक है. तो इसमें फिर से वही एजेंट और प्रिंसिपल वाली रिलेशनशिप को बताया गया है. एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल और कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट, इसमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है. लाइक एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल में अगर हम साइलेंटली बता देते हैं कि मैं इसके बिहाफ पर काम कर रहा हूँ. देखिए एजेंट और प्रिंसिपल अलग रिलेशनशिप हो गया है जो पॉइंट 7 में आएगा. अगर हम बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल की, तो इसमें हम साइलेंटली बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम ये मानते हैं कि हम 3 पार्टनर्स हैं और हम 3 बैंक में गए हैं लोन लेने के लिए, ठीक है. अब हम किसी एक चौथे एक्स्ट्रा पर्सन को लेके गए हैं जिसकी बहुत ही अच्छी इमेज है और हम ये सोचते हैं कि अगर बैंक वाले उसे देखेंगे तो वो लोन दे देंगे क्योंकि उसकी क्रेडिट कैपेसिटी भी अच्छी है. उसे देखकर उसके बेसिस पर बैंक ने हम तीनों को लोन दे दिया है, हम 3 पार्टनर्स को. तो अगर इन द फ्यूचर जो 3 पार्टनर्स हैं वो लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं तो वो जो चौथा पार्टनर था जिसकी इमेज बहुत अच्छी थी तो बैंक उससे भी रिकवर कर सकती है, उसके ऊपर भी केस
केस हो सकता है। सो दैट इज द केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल कि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बना था, कॉन्ट्रैक्ट बना था बैंक और पार्टनर्स के बीच में, जिसमें बाद में ये निकला कि जो वो फोर्थ पर्सन है वो पार्टनर है ही नहीं, तो वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट अगर उसके ऊपर केस किया जाता है तो वो एक वैलिड केस माना जाएगा। Okay, so this was it for this video. I hope you understand it. So thank you so much for watching this video.